थैंक यू प्लानिट जो है अब हुई है। हाँ अब ठीक है। तो नवाज शाइट की इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंस है कि उसको हम हमेशा एक साथ में लग्न चार्ट के साथ हम उसका इस्तेमाल भी करते हैं। और भी रीजन है जो भी अब लोग डिस्कस करेंगे भी जो है। और इसके अलावा जो कभी कभी जैसे हम लोग देखते हैं कि दशा अंतर्दशा बहुत अच्छी चल रही है लग्न चार्ट के हिसाब से, और हम लोग सोचते हैं कि उसके रिजल्ट हमें बहुत अच्छे मिलने चाहिए, लेकिन मिलते नहीं है। क्योंकि या तो नवांश चार्ट में उनका जो म्यूचुअल प्लेसमेंट है वो 6-8 है या 2-12 है, या दोनों जो प्लैनेट हैं या जिनकी दशा ऑपरेट हो रही है उनका प्लेसमेंट वहां पर ठीक नहीं है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कभी कभी जो रिजल्ट हम एक्सपेक्ट करते हैं लग्न चार्ट से वो नहीं मिलते। एनीवे, तो नवांश चार्ट जैसे हम जानते हैं कि राशि का 9वां हिस्सा है, तो अगर हम 30 को 9 से डिवाइड करते हैं तो वी गेट 3 डिग्री एंड 20 मिनट्स। तो टोटल जो एक राशि में 9 नवांश, या हम कहें कि जोडियक में 108 नवांश होते हैं। और नवांश का हमने देखा कि बेसिकली इस मैरिज एनालिसिस चार्ट स्पाउस के बारे में, मैरिटल हैप्पीनेस के बारे में, या मैरिज इतना इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि जनरल फॉर्च्यून के बारे में, या हमारी जो रिलीजियस एक्टिविटीज होती हैं, धार्मिक गतिविधियां होती हैं, उसके बारे में भी हम इस चार्ट से एनालाइज करते हैं। तो नेचुरली हम लोगों ने सब वो डिस्कस कर लिए थे, आई होप, जितने जितने हाउसेस हैं, क्योंकि जब मैरिज की बात करते हैं तो जो भी हाउसेस हमारी मैरिटल लाइफ को इफेक्ट करते हैं एडवर्सली या पॉजिटिवली, वो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया था। कारक भी हम लोगों ने डिस्कस किए थे। तो उन सब हाउसेस को, उन सब के लॉर्ड कारक, मैरिज के कारक, सेक्स के कारक, और उन सब को जब हम एग्जामिन करते हैं मैरिज के लिए, तो ऑलमोस्ट आई थिंक ऑल houses, all planets are covered in that. So that's why we call this Navan chart as a general chart also. तो बनाने का जहां तक सवाल है इस चार्ट का, हम जानते हैं कि जो 3 तरह की राशियां हैं, मूवेबल साइन, फिक्स साइन एंड ड्वेल साइन। तो मूवेबल साइन में जो पहला नवांश शुरू होता है उसी साइन से शुरू होता है। जैसे ये 1 है तो 1 से, 4 है तो 4 से, 7 है तो 7 से, 10 है तो 10 से शुरू होगा। तो मूवेबल साइन जितने भी हैं उसमें पहला नवांश उसी राशि से शुरू होता है। और जितने भी फिक्स साइन है 2, 5, 8, 11, उसमें राशि से 9वां साइन। जैसे 2 है, 2 से 9th is 10, 5 से 9th is 1, 8 से 9th is 4, एंड 10 से 9th, सॉरी 11 से 9 is 7 एक्चुअली। और जितने भी ड्वेल साइन हैं 3, 6, 9, 12, उसमें जो पहला नवांश शुरू होता है 5th फ्रॉम द साइन। जैसे 3 है तो 3 से 7, 6 है तो 6 से 10, इस तरह से जो है। तो इस तरह से हम इस चार्ट को पूरा करते हैं। और बहुत बार नवांश चार्ट को हमें बनाने की भी जरूरत पड़ती है, और मैनी टाइम यू फाइंड कि हमारे पास ना तो सॉफ्टवेयर होता है ना और कोई साधन होता है। तो नवांश चार्ट को कम से कम ऐसा होना चाहिए कि हम अपने आप उसको बना सकें, या अपने मन में पता लगा सके कि प्लैनेट किस नवांश में जा रहा है। तो सिंपल तरीका तो ये है कि इसमें आप देखिए कंटिन्यूएशन में है 9, देन 10, देन 6, देन 7, तो ये कंटिन्यूएशन में है। उसके अलावा भी ये जो सीक्वेंस है ऊपर वाला, ये आप देखिए 1, 10, 7, 4, 1, 10, 7, 4 और 1, 10, 7, 4 का सीक्वेंस है। मतलब जो केंद्र स्थान है, अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेंगे तो ये 1, 10, 7, 4 का सीक्वेंस भी अगर हम याद करेंगे तो बहुत आसान हो जाता है कि हर राशि में जो पहला नवांश है वो किस राशि से शुरू होगा, और फिर डिग्री देखकर कि कौन सा नवांश है हम बता सकते हैं कि ये प्लैनेट जो है किस नवांश में उसका प्लेसमेंट होगा। तो इस तरह से भी हम इस चार्ट को बना सकते हैं। अब नवांश के बारे में और भी बहुत सारी चीजें हैं, और सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा पुष्कर नवांश की बात करेंगे, क्योंकि पुष्कर नवांश का भी जो जिक्र है बहुत होता है, और शायद हम सभी लोग जानते भी हैं कि पुष्कर नवांश की क्या इम्पोर्टेंस है। प्लैनेट अगर पुष्कर नवांश में प्लेस्ड होता है तो उसकी क्या इम्पोर्टेंस हो जाती है। बट आई थिंक फॉर जस्ट फॉर रिविजन पर्पस वी शुड नो व्हाट इज पुष्कर नवांश। और पहले पुष्कर नवांश से पहले एक पुष्कर पार्ट ऑफ द राशि होता है। राशि का एक भाग होता है जिसको कि हम पुष्कर पार्ट कहते हैं उस राशि। जैसे कि हर राशि है, जैसे एरीज राशि है, तो एरीज राशि में जो 21 डिग्री है दैट इज बेसिकली नोन एज द पुष्कर पार्ट ऑफ द एरीज साइन। ऐसे ही टॉरस है,
टॉरस में जो 14 डिग्री है, दैट इज द पुष्कर पार्ट ऑफ टॉरस साइन। सिमिलरली जेमिनी में 24 डिग्री, कैंसर में 7 डिग्री, लियो में 21 डिग्री, वर्गो में 14, लिब्रा में 24, स्कॉर्पियो 7, सेजिटेरियस 21, कैप्रिकॉर्न 14, 24 एंड 7। तो ये हर राशि की एक पर्टिकुलर डिग्री है, तो जिसको कि हम कहते हैं कि पुष्कर पार्ट ऑफ दैट राशि। और पुष्कर का मतलब होता है कि इट्स एन ऑस्पिशियस पार्ट ऑफ द राशि। कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब हम मुहूर्त वगैरह के लिए हम बहुत जल्दीबाजी में होते हैं, कोई इमरजेंसी होती है, हम किसी पर्टिकुलर मुहूर्त का वेट नहीं कर सकते, तो अगर हम पुष्कर पार्ट ऑफ द राशि, मतलब जब वो लग्न राइज कर रहा हो या वो लग्न की उतनी डिग्री राइज कर रही हो, तो हम कहेंगे कि उस राशि का पुष्कर पार्ट राइज कर रहा है, और उसमें हम कोई भी शुभ काम बड़ी आसानी से कर सकते हैं, जैसे हुरा वगैरह में करते हैं। तो इसी तरह से हम पुष्कर पार्ट ऑफ द राशि का भी इस्तेमाल करते हैं। कभी अगर बहुत इमरजेंसी है या बहुत जल्दी में कुछ काम करना है, तो हम देख सकते हैं कि जो पुष्कर पार्ट है उस लग्न का कब राइज कर रहा है, और उस टाइम हम वो काम कर सकते हैं। और आप देखेंगे कि ये हर 2 घंटे में करीब करीब एक हमको समय मिल जाएगा जिसमें हम कोई भी शुभ काम कर सकते हैं। और इसी के करस्पॉन्डिंग इन्हीं जो डिग्री है करस्पॉन्डिंग, या उन नवांश जिनके की लॉर्ड जो है वो बेनिफिक प्लैनेट होते हैं, उन सबको मिलाकर हम पुष्कर नवांश की बात करते हैं कि कौन कौन से जो राशियों के पार्ट हैं वो पुष्कर नवांश बनते हैं। जैसे मैंने कहा कि एक तो करस्पॉन्डिंग टू दिस जो पुष्कर पार्ट ऑफ राशि है, उसके अलावा भी जिन पुष्कर नवांश जिन नवांश के लॉर्ड बेनिफिक प्लैनेट होते हैं, उनको भी हम काउंट करते हैं पुष्कर नवांश में। और अगर हम ये काउंट करें तो जितने भी जो फेयरी साइन है 159, तो उसमें आप देखेंगे 7th नवांश और 9th नवांश। 7th नवांश लिब्रा होता है, 9th नवांश सेजिटेरियस है। इन दोनों के जो लॉर्ड है वो बेनिफिक प्लैनेट है। ऐसे ही अर्दी साइन 2, 6, 10, इसमें 3rd नवांश पाइसेस का होता है, और 5th नवांश होता है टॉरस का। इनके भी जो लॉर्ड है वो बेनिफिक प्लैनेट है, तो ये भी पुष्कर नवांश माने जाते हैं। ऐसे ही जो एरी साइन है 3, 7, 11, इसमें 6th नवांश पाइसेस का और 8th नवांश टॉरस का होता है, उसको भी हम पुष्कर नवांश मानते हैं। और वाटरी साइन में 4, 8, 12 में 1st नवांश और 3rd नवांश को भी हम पुष्कर नवांश मानते हैं। तो इस तरह से जब हम नवांश की बात करेंगे, तो राशि तो हमने देखा कि 12 पुष्कर पार्ट होंगे, हर राशि का एक पर्टिकुलर डिग्री जो है वो पुष्कर पार्ट होता है। इसी तरह से नवांश जो है वो 24 नवांश है, जिसको कि हम पुष्कर नवांश बोलते हैं। और इनको हमने कहा कि ये बहुत ऑस्पिशियस हैं, बहुत बेनिफिक हैं, तो इसलिए अगर कोई प्लैनेट पुष्कर नवांश में प्लेस्ड होता है तो उसकी जो शुभता है या उसकी जो बेनिफिकनेस है या जो उसके शुभ फल देने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। इट इज सपोज टू बी वेरी गुड प्लेसमेंट अगर कोई भी प्लैनेट पुष्कर नवांश में प्लेस्ड होता है। और जैसा हम लोगों ने कहा कि राशि आपको 2 घंटे में एक बार मिलेगी जो पुष्कर पार्ट ऑफ राशि होगा, जिसको कि हम ऑस्पिशियस मानते हैं या कोई भी हम उसमें शुभ काम कर सकते हैं। बट पुष्कर नवांश 24 है। इट मीन्स इन एवरी आवर यू कैन गेट ए मुहूर्त कि पुष्कर नवांश कब राइज कर रहा है, और उसके हिसाब से अगर हम कोई भी काम करें मुहूर्त के लिए अगर हम करें तो हम उस टाइम में कोई भी शुभ काम कर सकते हैं। या कोई भी प्लैनेट अगर पुष्कर नवांश में प्लेस्ड होता है, भले हमारा हॉरेरी हो या बर्थ चार्ट हो, उसको भी हम बहुत स्ट्रॉन्ग प्लैनेट या बेनिफिक प्लैनेट मानते हैं अगर कोई भी प्लैनेट पुष्कर नवांश में प्लेस्ड होता है। और 24 पुष्कर नवांश है, तो हर घंटे में हमें एक टाइम मिल जाता है जिसमें हम बिना किसी सोचे हुए या मुहूर्त को सोचे हुए हम कोई भी उसमें शुभ काम भी कर सकते हैं। अब जो 24 पुष्कर नवांश हैं, इसमें से कुछ नवांश जो हैं वो वर्गोत्तम पुष्कर नवांश होते हैं, क्योंकि लग्न चार्ट में भी और नवांश चार्ट में भी वो एक ही राशि में होंगे। और पर्टिकुलरली जो वर्गोत्तम पुष्कर नवांश है वो 5th नवांश इन टॉरस साइन, या 1st नवांश इन कैंसर साइन, या 9th नवांश इन सेजिटेरियस साइन। तो नेचुरली अगर कोई भी प्लैनेट अगर वर्गोत्तम पुष्कर नवांश में होगा तो उसकी जो बेनिफिकनेस है या शुभता है और भी ज्यादा बढ़ जाती है, या हम कहते हैं कि वो प्लैनेट जो है वो राजयोग कारक बन जाता है।
तो इसीलिए कहा कि राइजिंग नवांश फॉलिंग इन द वैकोत्तम और पुष्कर नवांश आर आउटस्टैंडिंग इन कैरियर्स, और हर 24 घंटे में 24 पुष्कर नवांश होंगे, तो हर घंटे में हमें जो है एक पुष्कर नवांश के अकॉर्डिंग एक समय मिल सकता है जिसमें हम कोई भी शुभ काम कर सकते हैं। ऐसे ही जो जितने भी नवांश हैं उनके डीटीज होते हैं, देवी देवता होते हैं। तो जहां तक पुष्कर नवांश का सवाल है, सॉरी नवांश का सवाल है, जितने भी जो मूवेबल साइन है 1 4 7 10, उसमें जो सीक्वेंस है लॉर्ड्स का वो है देव, मनुष्य और राक्षस, या डिवाइन, ह्यूमन एंड डेमन एक्चुअली। और जितने भी फिक्स साइन है 2 5 8 11, उसमें जो सीक्वेंस है डीटीज का मनुष्य, राक्षस और देव है। और जितने भी जो ड्वेल साइन है 3 6 9 12, उसमें जो सीक्वेंस है राक्षस, मनुष्य और देव का। तो हम मान सकते हैं कि कौन सा प्लैनेट जो है वो किस नवांश में है और वो किसकी जो है वो कौन डीटी है उस नवांश का। तो इसीलिए अगर प्लैनेट अगर देव नवांश में होते हैं तो नेचुरली उनकी शुभता बढ़ जाती है। मनुष्य नवांश में होते हैं क्योंकि मनुष्य इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ गुड एंड बैड, तो हमें मिक्स टाइप के रिजल्ट मिलते हैं। और अगर राक्षस नवांश में होते हैं तो नेचुरली रिजल्ट्स उसके बहुत अच्छे नहीं मिलते। तो इस तरह से भी हम प्लैनेट की एक रिजल्ट गिविंग कैपेबिलिटी को एसेस कर सकते हैं कि नेचुरली अगर कोई देव नवांश में अगर कोई प्लैनेट प्लेस्ड है तो उसके रिजल्ट बहुत अच्छे होते हैं। मनुष्य नवांश में है तो मिक्स्ड रिजल्ट होंगे, और अगर राक्षस नवांश में है तो उसके रिजल्ट एडवर्स भी हो सकते हैं। अब जो नवांश चार्ट में डिफरेंट हाउसेस हैं वो क्या सिग्निफाई करते हैं या उनके कारकत्व तो क्या हैं, तो उनके विषय में थोड़ी सी बात है। जैसे कि फर्स्ट हाउस है तो ऑल अबाउट सेल्फ, ठीक है। देन जैसा हम लोगों ने कहा भी था कि कोई भी डिविजनल चार्ट हो और जब तक उसका लग्न स्ट्रांग नहीं होगा तब तक हमें उस लाइफ के एस्पेक्ट का सुख नहीं मिलता। एंड दिस इज एप्लीकेबल टू ऑल डिविजनल चार्ट्स। तो वही चीज यहाँ भी है कि अगर लग्न स्ट्रांग नहीं होगा तो मैरिड लाइफ का जो हैप्पीनेस है दैट इज आउट ऑफ क्वेश्चन। जो वैवाहिक सुख है वो आपको नहीं मिलेगा। बाकी नवांश चार्ट में प्लैनेट का प्लेसमेंट कैसा भी हो, लग्न चार्ट में प्लैनेट का प्लेसमेंट कैसा भी हो, तो इसीलिए लग्न का इम्पोर्टेंस हर डिविजनल चार्ट में बहुत ज्यादा है। क्योंकि अगर हमें उस लाइफ के एस्पेक्ट का सुख देखना है तो लग्न शुड बी सफिशिएंटली स्ट्रांग। सेकेंड हाउस हमारा सीक्रेट एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का होता है या प्रॉब्लम्स इन द मैरिड लाइफ होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि 8th हाउस हमारा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का होता है। तो इसके जो अपोजिट हाउस होगा वो सीक्रेट एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का होगा। जैसे कि हम जानते भी हैं कि हमारे एनिमीज का जैसे 6th हाउस होता है, दे आर ओपन एनिमीज, और उसके अपोजिट जो 12th हाउस होता है वो हमारे सीक्रेट एनिमीज होते हैं। तो इसी तरह से ओपन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स और सीक्रेट एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। थर्ड हाउस है एफर्ट्स रिक्वायर्ड टू कीप द मैरिज गोइंग, और फादर इन लॉ भी देखते हैं क्योंकि 7th हाउस से ये 9th हाउस है तो फादर इन लॉ का भी हाउस हो गया। फोर्थ हाउस हैप्पीनेस इन द मैरिड लाइफ या एंजॉयमेंट्स इन द मैरिड लाइफ, दैट वी विल सी फ्रॉम द फोर्थ हाउस। देन फिफ्थ हाउस इंटेंशंस इन द मैरिड लाइफ। सिक्स्थ हाउस conflicts and problems in the married life. 7th house naturally all about spouse. 8th house longevity of marriage, separation, divorce, extramarital relation, जो हम लोगों ने डिस्कस भी किया था वो हम सब 8th हाउस से देखते हैं। 9th हाउस spiritual and religious aspect and the providential help जो हमें मिलती है वो हम सब 9th हाउस से देखते हैं। 10th house duties one has to perform in the married life, yes को हमने लक्ष्मी स्थान भी कहा। 11th house gains in the marriage, lust of married life and ego of the spouse, वो हम 11th house से देखेंगे। और 12th house से loss and denial of marriage, losses due to marriage, fulfillment of sexual desires, क्योंकि ये 12th house जो है वो 7th house से 6th house बन जाता है। अब हम जो एग्जामिन करते हैं नवांश चार्ट से, क्या क्या चीजें हम एग्जामिन कर सकते हैं नवांश चार्ट से, लेट अस सी दैट एक्चुअली। तो है तो मैरिज एनालिसिस चार्ट ही है, तो बेसिकली हम लोग इसका जो इस्तेमाल करते हैं
वो मैरिज के लिए करते हैं, मैरिटल हैप्पीनेस है, स्पाउस है, उसके बारे में ही करते हैं। तो और डिविजनल चार्ट से नॉट ओनली वी एग्जामिन दैट एस्पेक्ट, वी आल्सो एग्जामिन द डिटेल ऑफ दैट एस्पेक्ट, जो हम लोगों ने डिस्कस भी किया था। तो इसमें जो है रीजन फॉर सक्सेस, फेलियर इन लव एंड मैरिड लाइफ, बहुत सी सारी चीजें आप देखेंगे कि हमें लग्न चार्ट से पता नहीं चलेगा, लेकिन नवांश चार्ट में कुछ प्लैनेट की पोजीशन देखकर दे कैन आल्सो क्रिएट प्रॉब्लम इन द मैरिड लाइफ। फिर है साइकोलॉजिकल ट्रेट्स एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन, वो भी हम नवांश चार्ट से एनालाइज करते हैं। Then vital features and personality traits of spouse की personality, उसके features, वो भी हम सारे नवांश चार्ट से देखते हैं। और जैसा अभी हम लोग डिस्कस भी कर रहे थे कि साथ में हम प्लैनेट की स्ट्रेंथ को भी हम एक असेसमेंट करते हैं या उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं कि लग्न में प्लैनेट की पोजीशन क्या है और नवांश चार्ट में हमारे प्लैनेट की पोजीशन क्या है। और खास तौर से फिर मैं यही कहूंगा कि जो वर्गोत्तम प्लैनेट हैं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, दे रियली बिकम राजयोग कारक अगर कोई नवांश चार्ट में वर्गोत्तम प्लैनेट हो, क्योंकि बाकी प्लैनेट तो उसी लाइफ के एस्पेक्ट के लिए अच्छे होते हैं, लेकिन नवांश चार्ट में जो प्लैनेट वर्गोत्तम होते हैं उनकी जो स्पेशल एक सिग्निफिकेंस हो जाती है। तो नेचुरली जब हम प्लैनेट की स्ट्रेंथ को और ज्यादा थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे तो इट रिजल्ट्स इन द एक्यूरेसी ऑफ प्रेडिक्शन, जो हम चाहते भी हैं। फिर क्या प्रॉब्लम है मैरिड लाइफ की, तो उसके हिसाब से हम लोग रेमेडीज भी बता सकते हैं कि क्या रेमेडी करनी चाहिए। और उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है जो हमने कहा था कि इट टॉक्स अबाउट रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल प्रोग्रेस आल्सो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और हम देखेंगे इसमें जैसे अभी हम लोगों ने पुष्कर की बात की, तो इसमें भी जो है एक कारकांश होता है जो हमें बताता है कि हमारे जो सोल की स्पिरिचुअल प्रोग्रेस कैसी होगी, उसके बारे में हम बात करेंगे। और जो कारकांश है उससे ही हम जो हमारा क्या इष्ट देव होना चाहिए वो भी हम निकालेंगे कि इससे कारकांश से हम नवांश चार्ट से कैसे हम इष्ट देवता के बारे में डिसाइड भी करते हैं। फिर कहा कि जैसे अभी ये बात भी की हम लोगों ने कि कोई दशा अंतर्दशा ऑपरेट होती है, लग्न चार्ट में हमें लगता है कि प्लैनेट का प्लेसमेंट बहुत अच्छा है, लेकिन जब हम D9 चार्ट में उसकी पोजीशन देखते हैं तो या तो दशांत दशा लॉर्ड का जो म्यूचुअल प्लेसमेंट है वो ठीक ना हो, 6-8 हो, 2-12 हो, या फिर जो है जो प्लैनेट हैं जो इन्वॉल्व है जिनकी दशा ऑपरेट हो रही है उनका प्लेसमेंट नहीं है अच्छा या एफ्लिक्टेड प्लैनेट है, तभी भी हमें वो रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। और इष्ट देवता हम निकालेंगे इससे, और इष्ट देवता निकालने के लिए हम जो जेमिनी सिस्टम में हमारे जो चर कारक हैं उनका इस्तेमाल करेंगे और कारकांश का इस्तेमाल करेंगे और नवांश चार्ट का इस्तेमाल करेंगे। वो भी हम देखेंगे कैसे हम अपना इष्ट देवता निकालते हैं। और हॉरेरी एस्ट्रोलॉजी में भी इसका बहुत इस्तेमाल होता है कि हॉरेरी एस्ट्रोलॉजी में नॉर्मली हम 3 चार्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। एक लग्न चार्ट है, दूसरा दृष्टांश चार्ट है और तीसरा नवांश चार्ट। लग्न चार्ट से हम लोग जो भी कब वस्तु कोई है, मिलेगी नहीं मिलेगी, कहाँ रखी गई है, किस डायरेक्शन में गई है, उन सब चीजों के बारे में हम जानते हैं। और दृष्टांश चार्ट इंडिकेट द फॉर्म ऑफ द थीफ, जो हम लोगों ने डिस्कस भी किया था जब दृष्टांश चार्ट एग्जामिन किया था कि हर दृष्टांश जो है एक किसी भी ह्यूमन बीइंग को रिप्रेजेंट करता है, मेल फीमेल उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को। और जो भी राइजिंग दृष्टांश होता है हॉरेरी में, उसके हिसाब से हम बता सकते हैं कौन सा व्यक्ति जो है वो थेफ्ट में या इन्वॉल्व हो सकता है। और तीसरा हम नवांश चार्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो नवांश चार्ट टेल्स यू दैट व्हाट इज द नेचर ऑफ द आर्टिकल लॉस्ट, क्योंकि बहुत बार आपने देखा भी होगा कि जब किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं हॉरेरी के लिए तो बता देते हैं कि किस टाइप की चीज आपकी खोई हुई है। तो नवांश चार्ट का जो लग्न होता है वो इंडिकेट करता है कि जो चोरी की गई वस्तु है या कोई जो वस्तु है वो कितनी कॉस्टली है। और नॉर्मली यही कहा जाता है कि अगर नवांश चार्ट का लग्न अगर बहुत स्ट्रांग होता है तो कॉस्टली आइटम होता है, नवांश चार्ट का लग्न अगर नॉर्मल होता है तो नॉर्मल चीज होती है, और नवांश चार्ट का लग्न अगर एफ्लिक्टेड होता है तो कोई मतलब वैल्यूएबल चीज नहीं होती, बहुत ही ऑर्डिनरी चीज होती है जो कि चोरी में इन्वॉल्व होती है। तो नवांश चार्ट का लग्न देखकर भी जो है वी कैन टेल अबाउट द नेचर ऑफ द आर्टिकल लॉस्ट। फिर जो
इंटरप्रिटेशन है D9 चार्ट्स के। तो सबसे पहले तो जैसे हम लोगों ने बात भी की कि लग्न का रोल सबसे इम्पोर्टेंट है, और अगर लग्न स्ट्रांग नहीं होगा, लग्न वेल प्लेस्ड नहीं होगा, फिर हम फर्दर डिविजनल चार्ट को एनालाइज करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमें मैरिटल हैप्पीनेस नहीं मिल सकती। बहुत हॉरोस्कोप हैं जो हम देखेंगे भी कि लग्न चार्ट बहुत अच्छा इंडिकेट करता है अबाउट मैरिड लाइफ, लेकिन नवांश चार्ट का लग्न बहुत ज्यादा एफ्लिक्टेड होने की वजह से मैरिटल हैप्पीनेस नहीं मिलती। तो जब तक नवांश चार्ट का लग्न वेल प्लेस्ड नहीं होगा, तब तक हमें मैरिटल हैप्पीनेस का कोई क्वेश्चन पैदा ही नहीं होता। फिर हम 7th हाउस को भी एग्जामिन करते हैं इसमें, और 7th हाउस भी अगर वेल प्लेस्ड है तो भी एक अच्छा इंडिकेशन है अबाउट द स्पाउस। फिर कहते हैं कि नवांश चार्ट में अगर 7th हाउस का लॉर्ड सन या मार्स होता है, नवांश चार्ट में 7th हाउस का लॉर्ड अगर सन या मार्स होता है तो स्पाउस इज ट्रस्टवर्दी, या सन एंड मरकरी का प्लेसमेंट अगर 7th हाउस में हो, सन एंड मरकरी का प्लेसमेंट अगर 7th हाउस में होता है तो नेटिव इज इन्वॉल्व इन द एक्स्ट्रामैरिटल रिलेशनशिप एक्चुअली। फिर ये भी कहा कि वीनस अगर एज ए लॉर्ड ऑफ 7th हाउस, 7th हाउस का लॉर्ड है, एक्सॉल्टेड है वो, या फर्स्ट हाउस में प्लेस्ड है, या 7th हाउस में प्लेस्ड है। वीनस जो है 7th हाउस का लॉर्ड एक्सॉल्टेड हो, या वीनस फर्स्ट हाउस में प्लेस्ड हो, या वीनस 7th हाउस में प्लेस्ड हो। नेटिव रिलेशनशिप विद मैनी मेंबर्स ऑफ अपोजिट सेक्स वो भी है। फिर नेचर ऑफ स्पाउस, और कहते हैं कि स्पाउस जो है वो ब्यूटीफुल या हैंडसम, इंटेलिजेंट एंड केयरिंग होता है अगर D9 का जो लग्न का लॉर्ड है वो एक्सॉल्टेड हो, मूल त्रिकोण साइन में हो, या अपनी राशि में हो, या सिर्फ जो है बेनिफिक प्लैनेट के साथ ही एसोसिएटेड है। तो लग्न अगर बेनिफिक है नवांश चार्ट में तो नेचुरली जो स्पाउस है वो ब्यूटीफुल, हैंडसम, इंटेलिजेंट एंड केयरिंग होता है। एक चीज और भी है कि कभी कभी जब हम सुंदरता की बात करते हैं तो कहते हैं कि अगर ट्राइन हाउसेस में, 159 हाउसेस में, लग्न चार्ट में और नवांश चार्ट में, दोनों में ही अगर बेनिफिक प्लैनेट का एसोसिएशन होता है, नवांश चार्ट में भी और लग्न चार्ट में भी, अगर ट्राइन हाउसेस में it has association of only benefic planet, then the person is very beautiful and handsome actually. उसका कोई योग भी है शायद, I don't know, जया योग है, some name is also given, but simple is that if trine houses have association of only benefic planet in Lagna chart as well as in Navash chart. और प्रोजेनी के बारे में भी थोड़ा सा हम इसको एनालाइज करते हैं। तो कहते हैं कि अगर 5th हाउस नवांश चार्ट में अगर स्ट्रांग होता है, नवांश चार्ट में अगर 5th हाउस स्ट्रांग होता है तो नेचुरली हमें संतान सुख मिलता है। और जो लग्न चार्ट का 5th हाउस है, जो लग्न चार्ट में 5th हाउस है, उसका लॉर्ड, लग्न चार्ट में 5th हाउस का लॉर्ड अगर नवांश चार्ट में केंद्र या त्रिकोण में प्लेस्ड होता है, जो लग्न चार्ट में 5th हाउस है उसका लॉर्ड अगर नवांश चार्ट में ट्राइन या क्वाड्रेंट हाउसेस में प्लेस्ड होता है, दैट आल्सो इंडिकेट दैट नेटिव विल बी ब्लेस्ड विद द प्रोजेनी। या अगर नवांश चार्ट में 5th हाउस एफ्लिक्टेड है, वीक है, तो संतान सुख ना मिलने की पॉसिबिलिटी उसमें हो जाती है। मैरिज का भी डिसाइड करते हैं कि कभी कभी जो कहीं और उसको बात देखेंगे भी कि लग्न चार्ट इंडिकेट करता है कि मैरिज में बहुत डिले है, लेकिन नवांश चार्ट कुछ और कहता है। तो अल्टीमेटली जैसा मैंने कहा भी था कि द फाइनलिटी इज अबाउट द डिविजनल चार्ट। लग्न चार्ट प्रिवेल नहीं करेगा फाइनली, जो फाइनली प्रिवेल करेगा वो नवांश चार्ट करेगा। तो नवांश चार्ट में अगर कोई ऐसा इंडिकेशन है कि जल्दी शादी होगी तो जल्दी ही होगी, भले ही लग्न चार्ट कुछ भी इंडिकेट करे। तो इसके बारे में भी कहा कि अगर D9 चार्ट में जो लग्न का लॉर्ड है, लग्न लॉर्ड ऑफ D9 चार्ट, अगर वो केंद्र में प्लेस्ड होता है तो ऐसे लोगों की मैरिज जो है बहुत जल्दी होती है। D9 चार्ट में लग्न का लॉर्ड अगर क्वाड्रेंट हाउसेस में प्लेस्ड होता है
ऐसे ही अगर D9 चार्ट में लग्न का लॉर्ड ट्राइन हाउस में प्लेस्ड, तो उतनी जल्दी नहीं होगी, बट टाइम से हो जाएगी। थोड़ा सा डिले, उससे थोड़ा सा डिले होगा जो अर्ली मैरिज से, लेकिन फिर भी टाइम से हो जाती है। लेकिन अगर D9 चार्ट में लग्न का लॉर्ड अगर त्रिक हाउस में है या मैलेफिक प्लैनेट से अफ्लिक्टेड है, तो फिर लेट मैरिज होने की पॉसिबिलिटी होती है। और अगर नेचुरली अगर बैडली अफ्लिक्टेड है, तो फिर देयर इज नो रीजन फॉर मैरिटल हैप्पीनेस एक्चुअली। और एक ये भी कहा कि वीनस अगर 7th हाउस में है, या लॉर्ड ऑफ लग्ना ऑफ D9 चार्ट है, या लॉर्ड ऑफ 7th हाउस है, और अगर बैडली अफ्लिक्टेड है, वीनस या तो 7th हाउस में हो, या D9 चार्ट में लग्न का लॉर्ड हो, या 7th हाउस का लॉर्ड हो, और बैडली अफ्लिक्टेड हो नवांश चार्ट में, तो दैट मे आल्सो लीड टू डिनायल ऑफ मैरिज। इसके अलावा एक जो दूसरा कंसेप्ट है, हम थोड़ा आगे बढ़ने से पहले उसको भी थोड़ा सा देखते हैं, जिसको कि हम 64th नवांश कहते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट होता है 64th नवांश, एंड पीपल मेक लॉट ऑफ प्रेडिक्शन विद दिस 64th नवांश। तो 64th नवांश क्या है? लेट अस जस्ट सी दैट एक्चुअली। जैसे कोई भी अगर हमें लग्न से 64th नवांश देखना है, तो एक राशि में 9 नवांश होते हैं, तो 64th नवांश जो है वो इस राशि में पड़ेगा। पहली चीज जो उससे 8th हाउस, अगर हम लग्न से 64th नवांश अगर हम देख रहे हैं, तो लग्न से जो 8th हाउस वाला राशि होगी उसमें ही 64th नवांश होगा नेचुरली, क्योंकि एक राशि में 9 नवांश होते हैं। जैसे मून से हमें निकालना है 64th नवांश क्या होगा, तो मून से जो 8th पोजीशन है, मतलब मेष राशि में जो नवांश होगा कोई भी, वो हमारा 64th नवांश होगा। और वो हम मालूम कर सकते हैं कि मून की डिग्री कितनी है, तो कोरस्पॉन्डिंग टू दैट नवांश ये 64th नवांश होगा। या 64th नवांश हम किसी भी प्लैनेट से भी निकाल सकते हैं। जैसे कि हम कहें कि सैटर्न से 64th नवांश सैटर्न से जो 8वीं पोजीशन है, मतलब जो कैंसर साइन है, उसमें होना चाहिए। तो ये तो हो गया कि अपने से 8वीं राशि जो होगी वो ही 64th नवांश की राशि होगी, लेकिन उस राशि में कौन सा नवांश होगा, तो या तो डिग्री से निकालो, या सिंपल तरीका ये है कि जैसे हमने कहा कि यहाँ पर लग्न से लिब्रा साइन में 64th नवांश होना चाहिए। अब लिब्रा साइन में कौन सा नवांश होगा 64th नवांश, उसका सिंपल तरीका यह है कि हम जब नवांश चार्ट बनाते हैं, तो नवांश चार्ट में लग्न से जो 4th हाउस होता है, इट मींस दिस 12th साइन, तो हम कहेंगे कि जो 64th नवांश है लग्न में, वो तुला राशि में पाइसेस साइन है। तुला राशि में पाइसेस साइन जो है दैट इज द 64th नवांश। तो सिंपल तरीका है कि नवांश चार्ट पे देखा, तो अगर हमें लग्न से निकालना है तो लग्न से चौथा पोजीशन काउंट कर लिया, मून से निकालना है तो मून से चौथी पोजीशन, मतलब ये 2 नंबर नवांश होगा जो कि 64th नवांश होगा। सैटर्न से निकालना है तो सैटर्न से 4th पोजीशन देखी हमने, तो इसमें जो वहां जो भी राशि होगी उस राशि में कैंसर नवांश जो होगा वो 64th नवांश होगा। तो दोनों चीजें हो गई। तो जैसे हमने कहा कि लग्न से निकालना है, तो लग्न से यहाँ पर लिब्रा साइन में पाइसेस नवांश है, तो दोनों चीजें इंपॉर्टेंट हो गई। लिब्रा साइन भी जो कि 64th नवांश का साइन है, और कौन सा नवांश है वो पाइसेस नवांश है। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं कि 64th नवांश आपका किस राशि में और कौन सा नवांश है। और जैसे मैंने कहा कि 64th नवांश जो है हम लग्न से भी निकालते हैं, मून से भी निकालते हैं, और किसी भी प्लैनेट से भी हम 64th नवांश जो है वो इस तरह से निकाल सकते हैं। अब इसका हम इस्तेमाल कैसे करते हैं? तो इसको कहा कि बहुत सेंसिटिव पॉइंट होता है 64th नवांश। जैसे हमने 22nd दृश्यकांश देखा था, वो भी 8वीं राशि में था,
और ऐसे ही जो नवांश में 64th नवांश है वो भी 8वीं राशि में है और करस्पॉन्डिंग टू द नवांश ऑफ द लग्न और कोई भी हम वो निकाल सकते हैं, या इस तरह से जैसे मैंने कहा कि उससे 4th पोजीशन नवांश चार्ट में वो 64th नवांश का नवांश होगा। तो बहुत एक सेंसिटिव पॉइंट है, इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है और इससे भी जो है हम बहुत तरह तरह की प्रेडिक्शन भी कर सकते हैं, लोग इसका इस्तेमाल भी करते हैं। और कहा कि जैसे जातक परिजात में कहा कि नहीं हमें मून से देखना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बृहत पराशर अरोड़ा शास्त्र में कहा कि नहीं मून से भी देखिए और लग्न से भी देखिए, दोनों से ही इम्पॉर्टेंट है कि मून से 64th नवांश कौन सा है और लग्न से 64th नवांश कौन सा है। बल्कि प्रश्न मार्ग में तो कहा कि नहीं तीनों से देखना चाहिए, असेंडेंट से भी, मून से भी और वीनस से। बट नॉर्मली मैंने देखा कि लोग जो है असेंडेंट और मून से देखते हैं कि 64th नवांश क्या है, कौन सी राशि है और कौन सा नवांश है, एंड दैट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको हम खर नवांश भी कहते हैं और इसका जो लॉर्ड है उसको हम छिद्र ग्रह बोलते हैं। और छिद्र ग्रह कौन कौन से होते हैं जो कि नुकसानदायक होते हैं, और जातक परिजात ने कहा भी कि लॉर्ड ऑफ 8th हाउस उसको भी हम छिद्र ग्रह मानते हैं, वो भी हमारे लिए नुकसानदायक होता है। प्लैनेट इन कंजंक्शन विद द लॉर्ड ऑफ 8th हाउस, वो सारे प्लैनेट जो भी 8th हाउस के लॉर्ड के साथ कंजंक्ट करते हैं वो भी छिद्र ग्रह कहते हैं। या प्लैनेट ऑक्युपाइंग 8th हाउस, प्लैनेट एस्पेक्टिंग 8th हाउस, या लॉर्ड ऑफ Khardrishkansh from the ascendant that we already seen, lord of 64th Navansh from moon, या bitter enemy of the lord of 8th house। तो ये सारे प्लैनेट जो हैं वो छिद्र ग्रह बन जाते हैं जो कि हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं, पर्टिकुलरली हमारी हेल्थ को या कुछ ना कुछ लाइफ में हमें सीरियस प्रॉब्लम देते हैं। और कहते हैं कि इनमें से जो भी स्ट्रॉन्गेस्ट होता है उसकी जब दशा ऑपरेट होती है तो उस टाइम जो नेटिव की डेथ की पॉसिबिलिटी होती है। अब हम इससे प्रेडिक्शन कैसे करते हैं 64th नवांश से। तो ये कहा कि 64th नवांश के ऊपर जब भी कोई मैलेफिक प्लैनेट ट्रांजिट करता है, एंड मैलेफिक मींस पर्टिकुलरली स्लो मूविंग प्लैनेट, जैसे कि सैटर्न है, राहु केतु है, उस टाइप के प्लैनेट जो कि स्लो मूविंग प्लैनेट है, और जो भी जब 64th नवांश के ऊपर ट्रांजिट करते हैं तो दे गिव यू द लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट। लॉन्ग लास्टिंग मीन्स कि ऐसा सीरियस इफेक्ट जो आपकी पूरी की पूरी लाइफ को प्रभावित करता है। और दूसरा यह है कि अभी तो हमने लग्न और मून से बात की कि वो हमारी लाइफ में सीरियस प्रॉब्लम दे सकते हैं, लेकिन अगर हम किसी भी प्लैनेट से 64th नवांश को देखें, किसी भी प्लैनेट, सैटर्न से देखें, जुपिटर से देखें, और वहां भी जब अगर 64th नवांश में किसी भी प्लैनेट से अगर मैलेफिक प्लैनेट होते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, तो कहते हैं कि वो उस प्लैनेट की जो सिग्निफिकेशन है उसको डैमेज कर देते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने देखा कि जुपिटर इज वेरी वेल प्लेस्ड आपके हॉरोस्कोप में, और जुपिटर की दशा ऑपरेट हो रही है, रिजल्ट आपको अच्छी नहीं मिल रहा है। बहुत केसेस में ऐसा होगा कि जुपिटर की दशा ऑपरेट हो रही है, आप कहते हैं कि जुपिटर का प्लेसमेंट तो इस हॉरोस्कोप में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन जुपिटर से अगर 64th नवांश में मैलेफिक प्लैनेट प्लेस्ड होंगे तो जुपिटर की सिग्निफिकेशन डैमेज हो जाएंगे। सैटर्न मान लीजिए कि बहुत वेल प्लेस्ड है लग्न चार्ट में, लेकिन सैटर्न से जब हम 64th नवांश काउंट करते हैं और वहां पर अगर मैलेफिक प्लैनेट का प्लेसमेंट होता है तभी भी आप देखेंगे कि सैटर्न के रिजल्ट आपको नहीं मिलते। तो ये भी हम देख सकते हैं कि जो प्लैनेट हैं हमारे लग्न चार्ट में उनके एक्चुअल रिजल्ट मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, क्योंकि अगर उनसे 64th नवांश में मैलेफिक प्लैनेट का प्लेसमेंट होगा तो वो उस प्लैनेट के सिग्निफिकेशंस को डैमेज करते हैं। दूसरा यह है कि मान लीजिए कि जैसे हमने कहा कि खर दृष्कांश होता है, खर नवांश होता है, तो अगर मून से खर दृष्कांश और खर नवांश सेम है, मान लीजिए मून से अगर किसी भी हॉरोस्कोप में आपने देखा कि खर नवांश और खर दृष्कांश सेम है, तो कहते हैं कि उसका ट्रांजिट, उस प्लैनेट का ट्रांजिट
over a house deprived from the benefic बिंदु in the अष्टक वर्ग चार्ट। ऐसे अष्टक वर्ग चार्ट में जो हम सर्वाष्टक वर्ग जब देखते हैं उसमें अगर कम बिंदु होते हैं तो ऐसा प्लैनेट जब उस राशि को ट्रांजिट करता है तो सीरियस हमारी हेल्थ प्रॉब्लम देता है एंड इवन इट मे कॉज डेथ ऑफ द नेटिव एक्चुअली। तो बाई चांस अगर खर नवांश खर दृष्टांश और दोनों मून से अगर सेम प्लैनेट हो और अगर वो प्लैनेट जब ऐसे हाउस पर ट्रांजिट करेगा जहां पर सर्वाष्टक वर्ग के पॉइंट्स बहुत कम है तो हमारे इवन डेथ इज आल्सो पॉसिबल। और कहते हैं कि जो स्लो मूविंग प्लैनेट होते हैं उनके रिजल्ट्स सिग्निफिकेंट होते हैं। अब नेचुरली वो डिपेंड करेगा कि वो मैलेफिक प्लैनेट ट्रांजिट कर रहे हैं या जुपिटर जैसा बेनिफिक प्लैनेट ट्रांजिट करता है। तो रिजल्ट फेवरेबल भी हो सकते हैं, अनफेवरेबल भी हो सकते हैं। वो ये डिपेंड करता है कि 64th नवांश के ऊपर कौन सा प्लैनेट ट्रांजिट कर रहा है, मैलेफिक कर रहा है या बेनिफिक कर रहा है। और जो फास्ट मूविंग प्लैनेट हैं जो अगर 64th नवांश के ऊपर ट्रांजिट करते हैं उनके रिजल्ट बहुत इतने सिग्निफिकेंट नहीं होते, वो बहुत ही स्मॉलर मैग्नीट्यूड के होते हैं। और उसमें ये कहा कि मान लीजिए कोई 64th नवांश में मैलेफिक प्लैनेट ट्रांजिट कर रहा है और वहां पर ऑलरेडी किसी मैलेफिक प्लैनेट का प्लेसमेंट भी है, वहां पर किसी और मैलेफिक प्लैनेट का प्लेसमेंट भी है, तो कहते हैं कि उसके रिजल्ट जो है और सीवियर हो जाते हैं और खराब हो जाते हैं हमारे लिए जो है। फिर कहा कि अगर 64th नवांश का लॉर्ड शनि है, मंगल है, या इनके अलावा राहु केतु का भी किसी प्लैनेट का भी अगर प्लेसमेंट है 64th नवांश में और अगर ये प्लैनेट त्रिक हाउस में ये प्लैनेट लग्न चार्ट में त्रिक हाउस में प्लेस्ड है, कि ये जो 4 प्लैनेट की बात की हम लोगों ने सैटर्न मार्स राहु केतु, इनमें से सैटर्न मार्स या तो 64th नवांश के लॉर्ड हो या सैटर्न मार्स राहु केतु इनमें से कोई भी प्लैनेट 64th नवांश में प्लेस्ड हो और अगर वही प्लैनेट लग्न चार्ट में त्रिक हाउस में प्लेस्ड है तो नेचुरली जब उसकी दशा ऑपरेट होगी तो अननेचुरल डेथ की पॉसिबिलिटी होती है नेटिव की, और कहते हैं कि वो ऐसा सिचुएशन होती है कि डेथ के समय कोई भी अपना ब्लड रिलेशन भी पास में नहीं होता। तो ये हम लोग देखते हैं फ्रॉम द 64th नवांश। और इसको अगर हम देखें भी तो जैसा आपने देखा कि इंदिरा गांधी के हॉरोस्कोप में कहते हैं कि 64th नवांश फ्रॉम असेंडेंट ये है एंड हर मदर डाइड विद सैटर्न वाज ट्रांजिटिंग एक्वेरियस साइन। इसमें अगर हम देखें ये हॉरोस्कोप है इंदिरा गांधी का। तो अगर हम 64th नवांश की बात करें तो 64th नवांश किस राशि में होना चाहिए? फ्रॉम लग्न, लग्न से 64th नवांश किस राशि में होगा? इससे 8th राशि में, एक्वेरियस साइन में। लग्न से 64th नवांश शुड बी इन द एक्वेरियस साइन। अब एक्वेरियस साइन में कौन सा नवांश होगा? तो वो कहा कि हम लगन की डिग्री, हाँ डिग्री नहीं, हमें डिग्री वो भी कर सकते हैं लेकिन इससे हम सीधा निकाल सकते हैं कि लग्न से नवांश चार्ट में जो चौथे नंबर पे राशि होगी वो हमारा नवांश होगा। तो हम कहेंगे कि एक्वेरियस साइन में जेमिनी नवांश जो है दैट इज 64th नवांश इन दिस केस। एक्वेरियस साइन में जेमिनी नवांश, और वही कहा यहाँ पर कि दोनों ही इंपॉर्टेंट है, एक्वेरियस भी हो गया और जेमिनी भी इंपॉर्टेंट हो गया, कि दोनों के दोनों दे आर द पार्ट ऑफ 64th नवांश। हर मदर डाइड व्हेन सैटर्न वाज ट्रांजिटिंग एक्वेरियस साइन। ठीक है, फिर ऐसे ही इन्होंने कहा कि 64th नवांश फ्रॉम सैटर्न ये है एंड हर हस्बैंड डाइड व्हेन केतु वाज ट्रांजिटिंग एक्वेरियस साइन। तो सैटर्न से अगर हम देखें सैटर्न से जो 64th नवांश होगा वो
and why Saturn becomes important? Because Saturn is the lord of 7th house also. So Saturn से 8th, Saturn से 8th मतलब इसी राशि में 11th राशि में, और कौन सा नवांश होगा 11th साइन में? यहाँ से Saturn से हम ये चौथा साइन देख सकते हैं, Saturn से चौथा साइन, तो एरीज हो गया। तो हम कहेंगे कि Saturn से जो 64th नवांश है एक्वेरियस साइन में एरीज नवांश है, दैट इज 64th नवांश। Why did we take his Saturn? कि Saturn से उसकी डेथ हुई थी। Saturn is the lord of 7th house here actually ना, और अदरवाइज भी हाँ अदरवाइज भी कहते हैं कि ये तो खैर हस्बैंड के बारे में हो गया, वैसे भी कभी कभी जैसे मैंने कहा कि Saturn मान लीजिए आपका वेल प्लेस्ड है, और Saturn से अगर 64th नवांश में मैलिफिक प्लैनेट का प्लेसमेंट है, या वो चीज नहीं है, आप सिर्फ इसलिए कंसिडर कर रहे हैं कि बिकॉज द लॉर्ड ऑफ 7th हाउस। तो हस्बैंड डाइड व्हेन केतु वाज ट्रांजिटिंग एक्वेरियस साइन, तो फिर एक्वेरियस साइन में जैसे केतु ने ट्रांजिट किया तो लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट होता है जो भी मैलिफिक प्लैनेट का जब ट्रांजिट होता है इसके ऊपर जो है। ऐसे अगर हम इसमें देखें बीवी रमन साहब का, तो 64th नवांश इन्होंने मून से देखा और ये कहा कि केतु वाज इन सेजिटेरियस साइन व्हेन हिज सन डाइड, केतु वाज इन द सेजिटेरियस साइन। तो इसमें देखें बीवी रमन साहब का जो कौन सा बैठता है मून से 64th नवांश। मून इज हियर, ठीक है। तो 64th नवांश से 8th राशि में 9th साइन में होगा 64th नवांश, और कौन सा होगा? मून से आप चौथी पोजीशन में देखिए स्कॉर्पियो साइन, सेजिटेरियस साइन में स्कॉर्पियो नवांश इज द 64th नवांश फ्रॉम मून, और इसमें यही कहा Ketu was in the Sagittarius sign when his son died actually, or 64th navans from ascendant. So Mars was in the Virgo sign when he died himself actually. तो लग्न से भी देखें तो लग्न से इस राशि में होगा वर्गो साइन में, और नवांश कौन सा होगा? चौथा पाइसेस जो है। तो इस तरह से जो है हम ये निकाल सकते हैं कि जब 64th नवांश में खासतौर से जब कोई मैलिफिक प्लैनेट ट्रांजिट करेगा तो उसका हमारा लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट होगा हमारी लाइफ के ऊपर जो है। तो इस तरह से हम बेसिकली 64th नवांश का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा बिफोर वी डिस्कस एग्जाम्पल्स, जो दूसरी चीज है अबाउट इष्ट देवता, तो उसकी भी हमने बात की थी कि हम जो जैमिनी एस्ट्रोलॉजी के द्वारा जो चर कारक होते हैं उनका इस्तेमाल करके, कारकांश का इस्तेमाल करके, नवांश का इस्तेमाल करके हम इष्ट देवता के बारे में भी और थोड़ा सा कारकांश के बारे में क्या उसका इफेक्ट होता है उसके बारे में भी थोड़ा सा हम स्टडी कर सकते हैं। तो जैसे हम लोग जानते हैं कि चारक कारक जो है वो दो तरह के होते हैं, जो हमारे पराशर सिस्टम में बताया वो स्थिर कारक होते हैं, और जो जैमिनी सिस्टम दे डोंट बिलीव इन स्थिर कारक, दे बिलीव इन द चर कारक। तो ये हम सब जानते हैं स्थिर कारक, इसकी बात हम नहीं करते, बट जहाँ तक चर कारक का सवाल है जो हम जैमिनी एस्ट्रोलॉजी में कंसिडर करते हैं कि उसमें भी कई चीजें हैं, कई कुछ लोग 7 मानते हैं, कुछ 8 मानते हैं, कुछ 9 मानते हैं, बट मोस्ट जो प्रैक्टिस्ड है दैट इज द 8 चर कारक जो हम मानते हैं, जिसमें कि हम 7वें प्लैनेट को और राहु को कंसिडर करते हैं। तो कहते हैं कि जो प्लैनेट जिसकी डिग्री सबसे ज्यादा होती है उसको हम आत्मकारक प्लैनेट कहते हैं, और खास तौर से जो राहु केतु हैं क्योंकि वो रेट्रोग्रेड मोशन में मूव करते हैं तो उनकी डिग्री हम जो है 30 में से माइनस करके उसको कंसिडर करते हैं। तो
इस तरह से हम देख सकते हैं कि कौन सा प्लैनेट है, किसकी डिग्री हाईएस्ट है, एंड दैट प्लैनेट विल बी नोन एज आत्मकारक प्लैनेट। और उसमें भी कुछ प्रिंसिपल्स हैं कि मान लीजिए दो प्लैनेट की डिग्री सेम है तो हम उनको जॉइंट कारक डिक्लेयर कर देते हैं, और जो नेक्स्ट कारक की जो वैकेंसी होती है उसको हम नेचुरल कारक से पूरी करते हैं। फिर अगर तीन प्लैनेट का लॉन्गिट्यूड सेम है तो उनको तीनों को हम जॉइंट कारक डिक्लेयर कर देते हैं, और जो नेक्स्ट 2 स्लॉट वैकेंट होते हैं उनको हम नेचुरल कारक से पूरा करते हैं। और जहां तक जो आत्मकारक प्लैनेट है जिसकी भी डिग्री हाईएस्ट होती है वो जिस नवांश में होता है, आत्मकारक प्लैनेट जिस नवांश को ऑक्युपाई करता है उसको हम कारकांश कहते हैं। आत्मकारक प्लैनेट नवांश चार्ट में जिस नवांश को ऑक्युपाई करता है दैट इज बेसिकली नोन एज कारकांश। और जो कारकांश से 12th हाउस है नवांश चार्ट में, कारकांश से जो 12th हाउस है नवांश चार्ट में उसको हम कहते हैं जीवन मुक्तांश। और वो ही है बेसिकली जीवन मुक्तांश मीन्स की एमांसिपेशन ऑफ सोल। तो उसी से हम जो बेसिकली इष्ट देवता के बारे में डिसाइड करते हैं। तो सबसे पहले हमने चर कारक का इस्तेमाल किया और चर कारक से हमने आत्मकारक प्लैनेट की पोजीशन निकाली और उसको फिर हमने नवांश चार्ट में देखा किस नवांश में है तो उसको हम कारकांश कहेंगे। और कारकांश जो भी है, जो भी नवांश है उससे 12th हाउस दैट बिकम्स इम्पॉर्टेंट और उसको हम जीवन मुक्तांश या एमांसिपेशन ऑफ सोल कहते हैं। और वही जो हाउस है उसी से हम देखेंगे कि हम इष्ट देवता के बारे में मालूम करते हैं। तो जेमिनी सिस्टम में जो हाईएस्ट लॉन्गिट्यूड होता है उसको आत्मकारक बोलते हैं। नेक्स्ट जो उससे कम डिग्री होती है अमात्य कारक। अमात्य कारक मीन्स एडवाइजर, मिनिस्टर जो होता है। नेक्स्ट इज भ्रातृ कारक कोबॉर्न का, उससे कम डिग्री का मातृ कारक, मदर का कारक बन जाता है। फिर उससे कम पितृ कारक, उससे कम पुत्र कारक। न्याति मीन्स रिलेशंस का कारक। फिर दारा कारक, स्पाउस, जिसकी डिग्री सबसे कम होती है। This we know actually. तो कहते हैं कि जो कारकांश होता है वो that gives a clue to the desire of Atma, and the nature of Atmakarak gives vital information about nature of Atma and its spiritual development. What kind of soul you have and how there is going to be the upliftment or the progress of the soul actually. और उसमें कुछ चीजें हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं। कहते हैं कि अगर आत्मकारक मैलेफिक प्लैनेट होता है, अब सी द डिफरेंस कि आत्मकारक अगर मैलेफिक प्लैनेट होता है तो इट इंडिकेट्स हाई लेवल ऑफ स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। उल्टा है कि अगर आत्मकारक मैलेफिक है तो आदमी जो है स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए बहुत मेहनत करता है, या इट इंडिकेट्स मूवमेंट ऑन द हायर प्लेन एज फार एज द स्पिरिचुअल लाइफ इज कंसर्न। जबकि बेनिफिक प्लैनेट जो है वो उसका रिलेटिवली लो लेवल को इंडिकेट करता है। तो नेचुरली आत्मकारक प्लैनेट का मैलेफिक होना स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए अच्छा है। और दूसरा ये कहा कि आत्मकारक प्लैनेट जो है that invariably indicates suffering during its dasha, especially if it is a malefic planet. उसका रीजन है कि जब आत्मकारक प्लैनेट की दशा ऑपरेट होती है तो यू गेट मोर स्पिरिचुअली इंक्लाइंड। तो नेचुरली आपको एक प्रॉब्लम होती है कि बैलेंस को मेंटेन करने में कि मटेरियल की तरफ जाऊंगे स्पिरिचुअल, बट योर आत्मा से इसकी नो यू शुड मूव टुवर्ड द स्पिरिचुअल डेवलपमेंट एक्चुअली। तो उस केस में नेचुरली आदमी जो है बहुत प्रॉब्लम होती है उस पर्टिकुलर ट्रांजिशन का जो स्टेज होता है। तो इसलिए आत्मकारक प्लैनेट की दशा जो मटेरियल डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से या मटेरियल प्रोग्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी नहीं मानी जाती है। और कहते हैं कि उस टाइम में जो व्यक्ति होता है उसको काफी दुविधा होती है। लेकिन अगर वो व्यक्ति ऑलरेडी स्पिरिचुअली इंक्लाइंड है, ऑलरेडी वो उस पाथ पर चल रहा है
कोई प्रॉब्लम नहीं है, देन नेचुरली आत्मकारक में और ज्यादा स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होगा और ज्यादा अच्छा रहेगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से नेचुरली अगर हम स्पिरिचुअली इंक्लाइंड नहीं है तो आत्मकारक प्लैनेट की जो दशा है वो खराब भी हो सकती है, क्योंकि हम सोचते हैं कि लग्न चार्ट में तो इसका प्लेसमेंट बहुत अच्छा है रिजल्ट हमें अच्छे क्यों नहीं मिल रहे, क्योंकि वो मेटेरियल कंफर्ट नहीं देगा आपको, थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाता है। तो इसलिए आप थोड़ा सा असमंजस में रहते हैं, दुविधा में रहते हैं। तो आत्मकारक प्लैनेट की दशा जो है वो बहुत अच्छी नहीं होती अगर हम मटेरियल प्रोग्रेस की बात करें। फिर ये कहा कि जो आत्मकारक प्लैनेट अगर रेट्रोग्रेड होता है so that indicate deep rooted desire as being the cause of birth, and with that can be seen from the nature of the planet. अगर आत्मकारक प्लैनेट अगर रेट्रोग्रेड है तो उससे हम ये देख सकते हैं कि आपका जो रीबर्थ की जो डिजायर थी, क्योंकि जैसे कोई पिछले जन्म में कुछ चीज रह जाती है तो उसको पूरा करने के लिए हम रीबर्थ लेते हैं, या तो कहते हैं कि अगर मंगल है मान लीजिए आत्मकारक प्लैनेट और रेट्रोग्रेड है तो स्ट्रॉन्ग डिजायर रिलेटेड टू सक्सीडिंग इन कंपटीशन ऑफ द बैटल। हम किसी पिछले टाइम में हम लोग कुछ नहीं कर पाए तो उसके लिए हम जन्म लेते हैं। अगर सैटर्न है मान लीजिए तो नेटिव डूइंग समथिंग रिलेटेड टू एल्डर्स और द ओल्ड नॉलेज इन द न्यू बॉटल, और जो नेटिव है दैट में गिव सोरोस और अदर टू अदर्स स्पेशली एल्डर्स एंड गुरुस, वो शनि की वजह से। और अगर आत्मकारक प्लैनेट कंबस्ट हो, सन के बहुत पास में हो, तो that dasha is really good from the spiritual development point of view. So that may take the person or the native to a spiritual heights actually. फिर ये कहा कि आत्मकारक प्लैनेट अगर नवांश चार्ट में डिफरेंट हाउसेस में होता है तो उसके क्या रिजल्ट्स होते हैं। आत्मकारक प्लैनेट इन डिफरेंट हाउसेस इन द नवांश चार्ट, तो अगर फर्स्ट हाउस में है नवांश चार्ट में आत्मकारक प्लैनेट तो it indicate nobility and the birth in the royal family, or you can say high status and position in the life actually। अगर नवांश चार्ट में आत्मकारक प्लैनेट फर्स्ट हाउस में है। सेकंड हाउस में अगर है तो native has a life of yogi and basically he is interested in the religious and spiritual activities, charity, humanitarian, social, all those activities actually। थर्ड हाउस में अगर आत्मकारक प्लैनेट होता है तो नेटिव इज पॉपुलर, इन्फ्लुएंशियल, वेल्दी, सक्सेसफुल, हैविंग गुड फ्रेंड्स एक्चुअली। फोर्थ हाउस में अगर आत्मकारक प्लैनेट होता है तो पर्सन इज लाइक्ड बाय एवरीवन एंड इज अ बेनेवोलेंट आल्सो। फिफ्थ हाउस में है तो द नेटिव इज सिंसियर एंड ट्रूथफुल, फॉलोइंग पार्ट ऑफ धर्मा एंड ऑलवेज इन्वॉल्वड इन द स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। सिक्स्थ हाउस में है प्रॉब्लम्स एंड ऑब्स्टिकल्स इन द लाइफ फ्रॉम द बैड कर्मास ऑफ द पास्ट, पिछले जन्म में जो खराब कर्म उसकी वजह से प्रॉब्लम लाइफ में जो है। सेवेंथ हाउस में अगर आत्मकारक प्लैनेट है नवांश चार्ट में, इट गिव्स गुड स्पाउस, पर्सन इज कंपैशनेट एंड बेनिफिशियल एसोसिएशंस होते हैं उसके साथ। एट्थ हाउस में है तो प्रॉब्लम्स विच आर डिफिकल्ट टू सॉल्व। नाइन्थ हाउस में है तो सबसे अच्छी पोजीशन मानी गई आत्मकारक प्लैनेट की, इसको हम राजयोग कारक भी कहते हैं। तो नेचुरली इट टेक्स यू ए स्पिरिचुअल हाइट्स एक्चुअली, या बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होता है ऐसे व्यक्तियों का। 10th हाउस में है तो इट इंडिकेट्स एसेट्स, प्रॉपर्टी, हैप्पीनेस थ्रू फैमिली, रिस्पेक्ट एंड अफेक्शन थ्रू क्लोज फ्रेंड्स एंड एसोसिएट्स। ऐसे ही आत्मकारक प्लैनेट अगर 11th हाउस में होता है तो that indicate courage and capability to execute any task, strong willpower, ability to find prudent solutions to the complex problems admired by all. Then 12th house man actually it talks about spiritual knowledge of the native. तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि आत्मकारक प्लैनेट जो है। सर एक क्वेश्चन पूछो। हाँ पूछिए। सर जो आत्मकारक है उसका मैलेफिक या बेनेफिक प्लैनेट होने से कोई मतलब नहीं? वही तो बताया ना मैंने यहाँ पर,
ये जो देखिए पहले हम लोगों ने यही बात हाउसेस का यहाँ देखिए आत्मकारक इज मैलिफिक that indicate high level of spiritual development as compared to the malefic planet. मतलब आत्मकारक planet जो malefic होते हैं, जैसे अगर ये राहु केतु हो तो मतलब it will be more spiritual. It's more spiritual. It takes you towards more spiritualism actually. Okay. और बेनिफिक प्लैनेट अगर होता है तो उतना इंटरेस्ट नहीं होता है स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए, लेकिन अगर मैलिफिक होता है तो वाकई में बहुत अच्छा होता है जहां तक स्पिरिचुअल डेवलपमेंट का सवाल है। और दूसरा हमने ये भी कहा कि you can rest your throat for a while. Pardon? नहीं ठीक है, नहीं ओके हाँ। और दूसरा हमने ये भी कहा कि जो दशा भी होती है आत्मकारक प्लैनेट की वो भी अच्छी नहीं होती। कई बार हम लग्न चार्ट में देखते हैं कि बहुत अच्छा प्लैनेट प्लेस्ड है वो, लेकिन रिजल्ट्स नहीं मिलते, और बाय चांस अगर वो प्लैनेट आत्मकारक प्लैनेट है तो उसकी दशा जो है मटेरियल डेवलपमेंट या मटेरियल कंफर्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी नहीं होती, क्योंकि उस टाइम आप एक असमंजस में रहते हैं कि मैं क्योंकि जो आत्मकारक प्लैनेट है इट लीड्स यू टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिज्म, तो इसलिए एक असमंजस की स्थिति होती है। तो हम कहते हैं कि आत्मकारक प्लैनेट की जो दशा भी ऑपरेट होती है तभी भी वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते। तो कभी कभी आप देख लीजिए कि अगर लग्न चार्ट में कोई प्लैनेट है और आप उसके बहुत अच्छे रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर वो आत्मकारक प्लैनेट है तो नेचुरली जो मटेरियल कंफर्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं मिलेंगे। और ये भी कहा कि अगर कंबस्ट होता आत्मकारक प्लैनेट तो इट टेक्स यू टुवर्ड्स मोर स्पिरिचुअल हाइट्स एक्चुअली, सो मोर बेटर एज फार एज स्पिरिचुअल डेवलपमेंट इज कंसर्न्ड। तो ये हम लोगों ने बात की थी। हाँ, और ये हमने हाउसेस की बात की थी, डिफरेंट हाउसेस में। अब डिफरेंट साइंस में हो आत्मकारक प्लैनेट तो उसका भी इफेक्ट होता है कि अगर डिफरेंट साइंस में हो तो उससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो कहते हैं कि अगर ये जो कारकांश है अगर मेष राशि का है तो स्पेशली ट्रबल्ड बाय द कैट्स एंड रैट्स, स्पेशली देयर इज अ मैलेफिक एसोसिएशन। अगर टॉरस साइन में है तो पर्सन विल बी हैप्पी ऑन अकाउंट ऑफ 4-legged एनिमल्स, जो पहले जमाने में होता था तो उसके बेसिस पे लिखा गया। अगर जेमिनी साइन में है तो पर्सन में हैव स्किन प्रॉब्लम्स। कैंसर साइन में है तो दे मे बी फियर ऑफ वाटर। लियो साइन में है तो फियर ऑफ बिग कैट्स सच एज टाइगर्स। कन्या राशि में है, वर्गो साइन में है तो अगेन स्किन इश्यूज या प्रॉब्लम कॉज्ड बाय ओबेसिटी एंड फायर आल्सो। लिब्रा साइन में है तो ट्रेड एंड मार्केटिंग एबिलिटीज अच्छी होती हैं और क्लोथ्स वगैरह भी बनाने में माहिर होता है। स्कॉर्पियो में है तो फियर ऑफ स्नेक्स होता है। अगर सेक्रेटेरियस में है तो फॉल फ्रॉम हाइट्स और व्हीकल्स। कैप्रिकॉर्न में है तो गेन्स फ्रॉम द थिंग्स दैट ग्रो इन वाटर, तो नेचुरली अगर पानी में जो चीजें होती है उनका व्यापार करने में फायदा होगा। देन कुंभ राशि में हो एक्वेरियस में तो पर्सन विल कंस्ट्रक्ट वाटर टैंक्स। अगर पाइसेस में होता है तो अच्छा माना गया तो नेटिव विल गेट मोक्ष की प्राप्ति होती है, नेटिव विल गेट एमांसिपेशन एक्चुअली। अब कारकांश में जो प्लैनेट प्लेस्ड होते हैं उनका क्या इफेक्ट होता है, क्योंकि जो नवांश है जिसको हम कारकांश कहते हैं उसमें नेचुरली देयर मे बी सम प्लैनेट आल्सो प्लेस्ड। तो सन अगर प्लेस्ड है कारकांश में तो पर्सन इज फॉन्ड ऑफ पब्लिक सर्विस एंड विल बी फॉन्ड ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटीज। मून एंड वीनस है तो कहते हैं कि अगर फुल मून और वीनस कारकांश में होते हैं तो पर्सन विल command great wealth and all comforts in the life actually. Mangal है तो will prepare medical mixtures and will bear arms and will have live by profession involving preparation in or near fire. Mercury है तो will become a merchant, weaver or manufacturer of clothes and will be clever in preparing what is this? In preparing something, I don't know. Will be well versed in the social and political matters. Jupiter है तो Vedic and religious rituals में expert होता है, religious wisdom होती है, will know the rules of sacrificial function and will have good knowledge of Vedas.
Venus will become a great official, will become political personage, will be fond of many women and will retain vitality and sexual passion till the age of 100 years. Saturn will be famous in his line of work. तो ये हमारा उसका जो इफेक्ट है किन किन प्लैनेट का अगर साथ में है तो क्या उसका इफेक्ट हो सकता है। अब थोड़ा सा अगर हम इष्ट देवता के बारे में बात करें कि इष्ट देवता हम कैसे निकालते हैं, और जैसे मैंने कहा कि हम सबसे पहले आत्मकारक प्लैनेट निकालेंगे। आत्मकारक प्लैनेट निकालने के बाद नवांश में उसकी पोजीशन देखेंगे, उसको हम कारकांश कहेंगे, और कारकांश के बाद जो उससे 12th हाउस है वो हमारा जीवन मुक्तांश हो जाता है, एंड दैट इज द हाउस विच इज इम्पोर्टेंट फॉर फाइंडिंग आउट द इष्ट देवता। तो हमने क्या किया, आत्मकारक प्लैनेट के बारे में डिसाइड किया, फिर नवांश में उसकी पोजीशन देखी, नवांश में जिस नवांश में है वो हमारा कारकांश हो गया, और उससे हम 12th हाउस को एग्जामिन करेंगे। वो हमें बताएगा कि जैसे कोई भी मान लीजिए कोई भी अगर हम हॉरोस्कोप लें, इसमें देखिए आत्मकारक प्लैनेट कौन सा है, तो 23 डिग्री वाला ये मून, इसी की डिग्री हाईएस्ट है जी। तो मून बिकम्स द आत्मकारक प्लैनेट। और हमने देखा नवांश चार्ट है ये, तो नवांश चार्ट में मून का प्लेसमेंट क्या है, ये है, तो दिस इज आवर कारकांश। ये जो 5th राशि है ये हमारी कारकांश हो गई, और इससे 12th हाउस, ये वाला जो हाउस है, दैट इज द डिसाइडर फॉर द इष्ट देवता। सारा कुछ जो है वो इसके ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि ये हमारा जीवन मुक्तांश हम इसको बोलते हैं, एमेंसिपेशन ऑफ सोल एक्चुअली। तो पहले हम आत्मकारक प्लैनेट डिसाइड करेंगे, फिर वो कहाँ पर प्लेस्ड है, और उससे जो 12th हाउस है उसको हम कंसिडर करेंगे इष्ट देवता डिसाइड करने के लिए। अब देखिए हम इष्ट देवता की क्या क्या चीजें हम मालूम कर सकते हैं। 3 तरह की सिचुएशन हो सकती हैं, जो हम जिसको हमने कहा ना जीवन मुक्तांश, उसमें 3 तरह की सिचुएशन हो सकती है कि एक तो कोई प्लैनेट ही नहीं है वहां पर, दूसरा है कि एक प्लैनेट है, और तीसरा है कि एक से ज्यादा प्लैनेट है। पहली सिचुएशन में मान लीजिए कि वहां पर कोई प्लैनेट ही नहीं है 12th हाउस में। सेकंड सिचुएशन इज कि when there is only one planet, and third situation is when there are more than one planet placed in that house. तो अगर कोई प्लैनेट नहीं है 12th हाउस में या जीवन मुक्तांश में, तो हम उसके लॉर्ड को कंसिडर करते हैं टू डिसाइड अबाउट इष्ट देवता। अगर जीवन मुक्तांश में कोई भी प्लैनेट नहीं है, तब हम उसके लॉर्ड को डिसाइड करेंगे अबाउट द इष्ट देवता। सेकेंडली, अगर एक प्लैनेट है फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बिकॉज दैट प्लैनेट बिकम्स द डिसाइडर फॉर द इष्ट देवता। अगर जीवन मुक्तांश में या कारकांश से 12th हाउस में सिर्फ एक प्लैनेट है, तो दैट प्लैनेट विल डिसाइड अबाउट इष्ट देवता। लेकिन अगर जो जीवन मुक्तांश है उसमें एक से ज्यादा प्लैनेट है, तब क्या होगा? तब कहते हैं कि उनमें से जो भी स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट है, जो भी अगर एक से ज्यादा प्लैनेट है तो उसमें से जो भी स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट होगा दैट विल डिसाइड अबाउट द इष्ट देवता। तो अगर एक भी प्लैनेट नहीं है तो सिंपल है, लॉर्ड हो गया उसका। अगर एक प्लैनेट है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका वही प्लैनेट जो है वो इष्ट देवता को डिसाइड करेगा। और अगर एक से ज्यादा प्लैनेट है तो जो भी स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट होगा दैट विल डिसाइड अबाउट द इष्ट देवता। तो एक तो ये हो गया कौन सा प्लैनेट है डिसाइडर। अब देवता के हमारे बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, मेल भी होती है, फीमेल भी होती है, उग्र रूप भी होता है, शांत रूप भी होता है, फिर पोजीशन उनकी अलग अलग होती है, कोई स्टैंडिंग है, कोई सिटिंग है, कोई क्राउलिंग है, कोई लाइंग डाउन है। तो क्या कैसे कैसे हम उसकी जो डिफरेंट फॉर्म डिसाइड करेंगे वो है। तो
नेचुरल डिटी हमारी मेल और फीमेल दोनों ही होती हैं, तो हमें मेल की पूजा करनी चाहिए या फीमेल डिटी की पूजा करनी चाहिए। तो उसके बारे में यही कहा कि जो प्लैनेट है, जो हमने डिसाइड किया अबाउट द इष्ट देवता, कि जो 12th हाउस का कारकांश का या तो उसका लॉर्ड या उसमें जो प्लैनेट प्लेस्ड है या जो स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट उसमें से है, अगर एक से ज्यादा प्लैनेट प्लेस्ड है, तो ऐसा प्लैनेट अगर मेल प्लैनेट है, ऐसा प्लैनेट अगर मेल साइन में है, उस प्लैनेट का प्लेसमेंट अगर मेल राशि में है, तो हम मेल डिटी की पूजा करेंगे। और अगर उसी प्लैनेट का प्लेसमेंट फीमेल साइन में, मतलब इवन साइन में है, पहला ऑड साइन हो गया मेल साइन, कि जो प्लैनेट हमने डिसाइड किया अगर वो ऑड साइन में प्लेस्ड है तो हम मेल डिटी की पूजा करेंगे, और अगर वो ही प्लैनेट अगर फीमेल साइन में या इवन साइन में प्लेस्ड है तो हम फीमेल डिटी की पूजा करेंगे। इसके अलावा शांत रूप है और उग्र रूप है। तो ये कहा कि अगर ऐसा प्लैनेट बेनिफिक प्लैनेट होता है, ऐसा प्लैनेट अगर बेनिफिक प्लैनेट होता है तो हम उसकी शांत रूप में पूजा करते हैं। अब देखिए जो भी हमारे देवी देवताएं हैं उनके दोनों ही रूप अवेलेबल हैं, एक शांत रूप, एक उग्र रूप। तो जो प्लैनेट हमने सेलेक्ट किया है, अगर वो प्लैनेट बेनिफिक प्लैनेट है तो हम उसकी शांत रूप में पूजा करते हैं, और अगर वही प्लैनेट मैलिफिक प्लैनेट होता है तो हम उसकी उग्र रूप में पूजा करते हैं। तो ये भी हमने डिसाइड कर लिया कि पहले तो मेल है, फीमेल है, फिर उसका शांत रूप है या उग्र रूप है, ये भी हम डिसाइड कर लेते हैं। ये भी सर हाउस लॉर्डशिप पे ही होगा ना? लॉर्डशिप के नहीं है ना, मैंने कहा कि जो कारकांश है उससे हमें 12th हमने ईस्ट ले लिया। जैसे मैं बताता हूँ आपको, जैसे कारकांश इसमें ये आया था 5 नंबर, तो इससे हमने 12th हाउस कंसिडर किया, ठीक है जी। अब 12th हाउस में 3 तरह की सिचुएशन हो सकती है। यहाँ तो कोई प्लैनेट ही नहीं होता है यहाँ पे, या एक प्लैनेट है जैसे आप देख रहे हैं, या एक से ज्यादा प्लैनेट है। अगर कोई प्लैनेट नहीं होता इसमें तो फिर तो मून होता है डिसाइडर अबाउट द इष्ट देवता। मून से हम डिसाइड करते हैं इष्ट देवता के बारे में, कि मून के जो भी देवी देवता होते हैं उसमें से कोई हमारा एक इष्ट देवता होगा। अब क्योंकि यहाँ पर एक प्लैनेट प्लेस्ड है केतु, तो केतु विल डिसाइड अबाउट द इष्ट देवता। केतु से कनेक्टेड जो भी देवी देवता होंगे उनमें से हमारा कोई एक इष्ट देवता होगा। और तीसरा, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर एक से ज्यादा प्लैनेट होते हैं तो उसमें से जो भी स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट होता वो डिसाइड करता अबाउट द इष्ट देवता। तो हम लॉर्ड के तो जब ही ले रहे हैं जब यहाँ कोई प्लैनेट नहीं है, लेकिन अगर कोई प्लैनेट है यहाँ पर तो हम उस प्लैनेट को कंसिडर कर रहे हैं। और दूसरा ये कहा कि अगर ये प्लैनेट मेल साइन में है तो हम मेल डिटी की पूजा करेंगे, और यही प्लैनेट अगर फीमेल साइन में है तो हम फीमेल डिटी की पूजा करेंगे। जैसे यहाँ केतु फीमेल साइन में, तो केतु से कनेक्टेड जो भी फीमेल डिटी होगी हम उसकी पूजा करेंगे। या और कोई अगर हम देखें एनी अदर हॉरोस्कोप, यहाँ देखिए कौन है आत्मकारक प्लैनेट, राहु है, सॉरी हाँ राहु बिकम्स द आत्मकारक प्लैनेट, क्योंकि राहु की जो डिग्री 1 है इसको हमने 30 में से माइनस किया तो 29 हो गया। तो राहु इज द आत्मकारक प्लैनेट। अब राहु कहाँ पर प्लेस्ड है नवांश चार्ट में? यहाँ पर है, ठीक है। ये हमारा कारकांश हो गया, और कारकांश से 12th हाउस, ये वाला हाउस, ठीक है। तो इसमें बाई सन का प्लेसमेंट है, तो सन हमारा जो है, जो सन से कनेक्टेड जो हमारे देवी देवता होंगे उनमें से हमारा कोई इष्ट देवता होगा। अगर सन नहीं होता यहाँ पर तो जुपिटर होता फिर इसका लॉर्ड, या एक से ज्यादा प्लैनेट अगर होते हैं यहाँ पर तो उसमें से जो भी स्ट्रॉन्गेस्ट होता वो होता है यहाँ पर। और आपने देखा कि फिर हम देखते हैं कि जो प्लैनेट है हमारा इष्ट देवता डिसाइडर वो किस राशि में प्लेस्ड है। अगर वो मेल राशि में है, जैसे यहाँ पर 9 नंबर मेल राशि है तो मेल डिटी की पूजा करेंगे। अगर वही फीमेल होता तो फीमेल डिटी की पूजा करते हैं। अब क्योंकि सन एक मैलिफिक प्लैनेट है यहाँ पर,
तो हम सन से कनेक्टेड जो भी देवी देवता होंगी उसकी उग्र रूप में पूजा करेंगे, ना कि शांत रूप में। आई होप इट्स क्लियर नाउ। Yes. और अब जो है सवाल आता है कि पोजीशन, कौन सी पोजीशन होनी चाहिए। और जैसे मैंने कहा कि 4 पोजीशन होती हैं देवी देवता की, जैसे हम देखते हैं, एक स्टैंडिंग, एक क्राउलिंग, एक क्राउलिंग मतलब बाल रूप जिसको हम कहते हैं, एक सिटिंग, एक स्लीपिंग या लाइंग डाउन पोजीशन एक्चुअली। तो कहते हैं कि जो प्लैनेट हमने डिसाइड किया है, या whosoever is the इष्ट देवता डिसाइडेड द प्लैनेट, उसका अगर संबंध हमारा लग्न चार्ट में, उसका संबंध लग्न चार्ट में अगर फर्स्ट हाउस से है, जो प्लैनेट है जिसको कि हमने डिसाइड किया है इष्ट देवता के लिए, अगर उस प्लैनेट का संबंध लग्न चार्ट में फर्स्ट हाउस से है तो स्टैंडिंग पोजीशन में हम उसकी पूजा करते हैं। और अगर 10th हाउस से उसका अगर रिलेशन होता है या 10th हाउस के आसपास होता है तो उसकी हम क्राउलिंग पोजीशन में पूजा करते हैं। और अगर 7th हाउस से उसका रिलेशन होता है तो देवी देवता की सिटिंग पोजीशन में हम पूजा करते हैं। और अगर 4th हाउस से एसोसिएशन होता है तो स्लीपिंग पोजीशन में हम पूजा करते हैं। कैसे? जैसे कि यहाँ पर हमने कहा कि सन है, ठीक है, सन जो है जो इष्ट देवता को डिसाइड करे, सन ये मेल साइन में है तो मेल डिटी हो गया, उग्र रूप हो गया। अब हमें देखना है कि लग्न चार्ट में सन का संबंध किस केंद्र से है। किस केंद्र से मतलब अगर प्लैनेट इन तीनों राशियों में है तो हम कहेंगे लग्न से है, इन तीनों में है तो 10th हाउस से है, इन तीनों में है तो 7th हाउस से है, इन तीनों में है तो 4th हाउस में है। तो यहाँ पर जो सन का संबंध बेसिकली हम कहेंगे 7th हाउस से है, 7th हाउस से। तो उस देवी देवता की जो सिटिंग पोजीशन है उसमें हम पूजा करेंगे तो उससे हमें जो है वो फायदा होगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इष्ट देवता डिसाइड करने के लिए हमारा जो नवांश चार्ट है या जो चर कारक हैं या कारकांश है वो बहुत हेल्पफुल होते हैं। और इससे हम पूरा का पूरा एक फॉर्म या देवी देवता कौन सा हो सकता है, उग्र रूप हो, शांत रूप हो, मेल हो, फीमेल हो, किस पोजीशन में है, उस सब को हम मालूम कर सकते हैं। तो इसका हम एग्जाम्पल लेंगे नेक्स्ट टाइम में। और जो नवांश चार्ट है उससे कनेक्टेड हम बहुत सारे एग्जाम्पल भी लेंगे, तो दैट विल make you more clear about how we use this Navansh chart. Now, any question you have? सर एक कारकांश से रिलेटेड थोड़ा कंफ्यूजन था। हाँ, पूछिए। इसमें आपने ये बताया कि जो नवांशा में जो आत्मकारक की जो पोजीशन होती है वहां पे हम कारकांश बोलते हैं। बिल्कुल। कई बार ये भी बोलते हैं कि वो जो राशि ऑक्यूपाई कर रखी होती है उसने वहां पे, तो उस राशि को हम उसी को अगर हम D1 में देखें तो कई बार उसको भी कारकांश लग्न बोला जाता है। हाँ बिल्कुल, कारकांश लग्न का भी हम लोग प्रेडिक्शन में यूज करते हैं, तो दैट इज बेसिकली नोन एज कारकांश लग्न। राइट, परफेक्टली राइट। क्योंकि उसमें एक चीज, क्योंकि मेरे को कंफ्यूजन इस तरह से हुआ, जैसे आपने बोला कि उस कारकांश में अगर कोई प्लैनेट होता है, क्योंकि आत्मकारक अगर सपोज शुक्र है और शुक्र तो फिर होगा ही आत्मकारक में अगर नवांशा में है, क्योंकि हम आत्मकारक की पोजीशन देख रहे हैं, तो वहां कंफ्यूज। सर जैसे आपने बताया ना कि अगर जैसे आत्मकारक अगर सजिटेरियस राशि में होता है, ठीक है, तो उसमें कुछ ऊपर से गिरने, फॉलिंग फ्रॉम हाइट होता है ऐसा। ठीक है। और उसमें ये भी बताया कि आपने कि अगर उस कारकांश में जुपिटर होता है सपोज, तो वैदिक चीजों का ज्ञान वगैरह होता है। क्योंकि जब आत्मकारिक ही अगर जुपिटर है तो वो तो कारकांश अगर नवांश में हम देखें तो जुपिटर तो होगा ही होगा वहां पे। बिल्कुल। तो यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन था एक्चुअली। नहीं, आपने कहा कि मान लीजिए जुपिटर आत्मकारक प्लैनेट है। जी सर, जी। तो नवांश में उसकी पोजीशन कैसे, मतलब आपने कहा कि इसी में होगा? क्योंकि नवांशा में हम जुपिटर को ढूंढेंगे। हाँ, कि जुपिटर कहाँ प्लेस्ड है। जुपिटर किसी भी राशि में हो सकता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ, तो जिस राशि में वो होगा, हम बोलते हैं कि कारकांश लगने में जो प्लैनेट होता है तो उससे वो डिपिक्ट करता है कि वो व्यक्ति
के विचार कैसे होंगे या जैसे हाँ भी देखिए आपने बताया ना बिल्कुल सही कि बात है। ज्ञानी आत्मकारक होगा। आपने हाँ, जब जी, जुपिटर कह ही दिया तो जी, 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 आत्मकारक का मतलब ही यही होता है कि वो आपकी सोल के जी, डेवलपमेंट में क्या मतलब उसका सहयोग होगा एक्चुअली। तो नेचुरली जुपिटर राइट, जिसका राइट, भी राइट। आत्मकारक प्लैनेट होगा तो वो स्पिरिचुअली इंक्लाइंड तो अपने आप ही होगा, हम्म, वो तो बाय राइट, नेचर राइट। ही होगा ना क्योंकि वो तो। उसकी फिर क्योंकि हाँ, 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 क्योंकि D1 में अगर हम जाएंगे और उस राशि को लेंगे, हम्म उसकी पॉसिबिलिटी है कि उसमें जुपिटर ना हो एक्चुअली में हम्म, इन D1 में, लेकिन बिल्कुल 100% पॉसिबिलिटी तो वो होगी ही होगी एक्चुअली उसकी। बिल्कुल तो यहाँ थोड़ा बिल्कुल। कंफ्यूजन था एक्चुअली, हाँ नहीं हमने उससे D1 मतलब से नहीं है, बट कंफ्यूज। जब हमने प्लानिट ही कह दिया आत्मकारक प्लानिट जुपिटर है तो जी, नेचुरली जी, उसका नेचर ही है प्लानिट का। जैसे हम कौन इंक्लाइन। सन आत्मकारक प्लानिट है, जी, तो जी, सन का तो आत्मा से ही संबंध है, तो स्पिरिचुअल जी, जी, डेवलपमेंट तो अपने आप ही होगा एक्चुअली। जी, जी, और जी, जैसा आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि जब हम लोग कारकांश लग्न से भी प्रेडिक्शन करते हैं जी, तो जी, जो जी, भी आत्मकारक प्लैनेट जिस नवांश में होता है उसको हमने कारकांश कहा, तो उसको फर्स्ट हाउस मानकर भी प्रेडिक्शन करते हैं कुछ हम लोग। जी, जी, जी। बिल्कुल। क्योंकि इसमें सर अलग अलग अपने लोगों की थ्योरी है, क्योंकि किताबों में पढ़े तो अजीब सा लगता है। कई हाँ बार वो कोई देखिए बहुत कांशा को सारे लेके जैसे चलते हैं, लग्न कारकांश मानते हैं तो लेते हैं। उसमें कारकांश लग्न भी है, और इससे बेसिकली हम लोग स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की बात करेंगे और राइट, कोई बात नहीं करेंगे उसमें। राइट। कई लोग तो सर व्यवसाय की भी बात करते हैं कि उसका प्रोफेशन क्या होगा, कई कारकांश को लगा के वो भी करते हैं, बट दैट इज समथिंग, पता नहीं क्या क्या अब बन रहा ऐसे है। तो सैकड़ों लग्न हैं जी, जी सर, हमारे जी, ज्योतिष में। अगर जी, आप सबका यूज करने लगेंगे तो बहुत पागल ही हो कंफ्यूजन होगा। जाएंगे। राइट सर, तो वो अब जितनी थ्योरीज पर जाएंगे उतना ही फिर कॉम्प्लिकेशन कंफ्यूजन होता चला होता है। जाता है। राइट, राइट सर, राइट हम्म, सर, राइट। थैंक यू सर, थैंक यू। और जिसमें भी आप कोई भी थ्योरी करें, पर्पज इज की यू शुड हैव परफेक्शन इन दैट एक्चुअली। अगर राइट मान सर, लो अब कोई किसी और लग्न से भी इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई और दशा भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसी को करिए आप, उसी में परफेक्शन आप लीजिए। राइट, बट ऐसा राइट, नहीं कि मिक्स करोगे आप परफेक्ट आप किसी में भी नहीं है तो उसका कोई फायदा नहीं है। दैट इज ओनली वेस्टेज ऑफ टाइम। जो भी आप प्रेडिक्शन राइट, करेंगे वो सब गलत सलत करेंगे। तो राइट, इसलिए राइट सर, सिंपलेस्ट तरीका तो यही है कि जो हमारा बृहत पराशर होरा शास्त्र है, होरा सिस्टम है, राइट उसी से सर, करो तो बेटर है, अनलेस एंड अनटिल यू हैव परफेक्शन इन सम अदर थिंग एक्चुअली। राइट, राइट। सर थैंक यू एक सर। तो एक और क्वेश्चन चीज है। क्लियर करनी थी। हाँ जी आप एक चीज क्लियर करनी थी सर। जी जब बोलिए। आपने बोला ना जैसे फायरी साइन है तो उसकी सीक्वेंस देव, मनुष्य और राक्षस शुरू होती है, बिल्कुल। तो दैट मीन्स नंबर 1 के लिए देव। पहला जो नवांश होगा, हाँ जी, जैसे ये है ना, जैसे मैं बताता हूँ। ये है, अब मूवेबल साइन है देव, मनुष्य और राक्षस। कहा ना हमने देव, मनुष्य और राक्षस। अब यहाँ पर मूवेबल साइन देखिए, ये मूवेबल साइन है, तो इसका देव, मनुष्य, राक्षस, देव, मनुष्य, राक्षस, देव, मनुष्य, राक्षस, ये सीक्वेंस होगा। जो मूवेबल साइन के नवांश हैं उनका ये सीक्वेंस होगा। ये पहला जो है वो देव होगा, दूसरा मनुष्य होगा, तीसरा राक्षस होगा, फिर देव, मनुष्य, राक्षस, इस तरह से। ठीक है। हम आपने फायरी साइंस के लिए बोला था ना 159 कि नहीं, वो चर नहीं नहीं साइन के नहीं, लिए, ये चर एक साइन मिनट, के। हाँ जो भी है ये, एक मिनट। ये है मूवेबल, फिक्स एंड ड्वेल। वो जो तो हमने सर नवांश, आप हाँ जो सिर्फ कंफ्यूज कर रहे मूवेबल हैं हो ना, जाएंगे वो हमने चार। नवांश बनाने के लिए कहा था। नहीं उसमें भी यही था, उसमें भी यही था। 4 7 10 हाँ तो मूवेबल साइन मतलब 1 4 7 10 में ये सीक्वेंस होगा, फिक्स साइन में 2 5 8 11 में ये सीक्वेंस होगा, ड्वेल में ये सीक्वेंस होगा, जो डिटीज है नवांश की। तो इस तरह से हम लोग डिसाइड करेंगे कि जो नवांश है कौन सा नवांश है, तो उसके हिसाब से इट विल हैव सम इन्फ्लुएंस ऑन द नेचर ऑफ द पर्सन। एनीथिंग एल्स? थैंक यू सर। चलिए अब नेक्स्ट टाइम हम लोग एग्जाम्पल्स करेंगे नवांश चार्ट के काफी जो है।
तो उसमें देखेंगे कि हम लोग मैरिज वगैरह का कैसे हम लोग डिसाइड करते हैं नवाज चार्ट से जो है, कैसे हम इसका इस्तेमाल करेंगे। और कोई क्वेश्चन अगर है तो आप पूछ सकते हैं। नहीं, थैंक यू सर। ओके देन, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक गुड यू। नाइट।